तो बच्चों, मैं पूजा चौधरी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने हमारा चौथा अध्याय प्रारंभ किया था और इसका नाम है कृषि। आज हम इसके चौथे भाग को प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है भारत की अन्य खाद्य व अखाद्य फसलें। तो शुरू करते हैं अध्याय 4 का भाग 4। बच्चों, अब तक हमने देखा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और कृषि के द्वारा हम कई प्रकार के उत्पादन को देखते हैं, जिसमें कि हम खाद्यान्न के उत्पादन की बात भी करते हैं। हम बात करते हैं कि उद्योगों में कच्चे माल के लिए भी हम कृषि पर ही निर्भर हैं। इसके अलावा कुछ कृषि उत्पादों का निर्यात भी किया जाता है। हमने भारत की कुछ कृषि फसलों की बात की, किस कहाँ पर इनका उत्पादन होता है, किस प्रकार के तापमान की इसके लिए आवश्यकता होती है और कितनी वर्षा की इसमें आवश्यकता होती है। हमने बात की कि भारत में 3 शस्य ऋतुएं पाई जाती हैं, जिसमें हमने रबी की फसल की बात की, हमने खरीफ की फसल की बात की और जायद फसलों की बात भी की। अब हम बात करने वाले हैं भारत की कुछ खाद्य और अखाद्य फसलें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गन्ने की। तो गन्ना भारत की एक प्रमुख फसल है। तो बात करते हैं गन्ने से प्रारंभ करते हुए। यह एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है और यदि हम इसके तापमान और वर्षा किस प्रकार की गन्ने के लिए आवश्यकता होती है इसकी बात करें तो हम कहेंगे तापमान के रूप में यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान की इसके लिए आवश्यकता होती है। और यदि वर्षा की बात करें तो गन्ने के लिए 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हमने सबसे पहले बात की गन्ने की। और यदि हम बात करें गन्ना के उत्पादक क्षेत्र और राज्य कौन कौन से हैं, तो बच्चों उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा मुख्य रूप से गन्ना का उत्पादन करते हैं। और साथ ही साथ यदि विश्व में स्थान की बात करें तो भारत जो है विश्व में स्थान की दृष्टि से ब्राज़ील के बाद में विश्व में दूसरे स्थान पर गन्ने का उत्पादन करता है। तो इस दृष्टि से यदि हम बात करें विश्व में स्थान की तो भारत जो है विश्व में दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर हम ब्राज़ील को गन्ने के उत्पादन में देखते हैं। तो ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और उपयोग की यदि हम बात करें तो गन्ने का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए होता है, तो चीनी के लिए हम गन्ने का उपयोग करते हैं, खांड सारी के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं, गुड़ के लिए भी हम गन्ने का ही उपयोग करते हैं। तो चीनी, गुड़, खांड सारी और शीरा बनाने के काम में गन्ना आता है। बढ़ते हैं अगली फसल की तरफ जो कि है तिलहन। तो देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% क्षेत्र पर तिलहन की फसलें भारत में बोई जाती हैं। तो हम कहेंगे कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें भारत में उगाई जाती हैं। और यदि हम बात करें इसके उपयोग की तो तिलहन किस प्रयोग में आता है, तो बच्चों तिलहन का भी बहुत सारा प्रयोग है। सबसे पहले तो खाने के लिए तेल के प्रयोग में तिलहन का प्रयोग होता है। उसके अलावा जो तिलहन के बीज हैं उनसे उबटन भी बनता है, उनसे प्रसाधन के सामान भी बनते हैं और उनसे साबुन भी बनता है। तो इस प्रकार से तिलहन का यदि हम उपयोग देखें तो इसका प्रयोग खाना बनाने में किया जाता है और इनमें से कुछ तेल के जो बीज हैं उनका प्रयोग किस में होता है, साबुन को बनाने में और प्रसाधन को बनाने में और उबटन के उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमने तिलहन का उपयोग देखा। यदि हम विश्व में स्थान की बात करें तो बच्चों यह भी 2017 का जो आंकड़ा है वह हमें बताता है कि भारत विश्व में चीन के बाद में दूसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। तो विश्व में स्थान भारत का कौन सा है, तो भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। और अभी हमने गन्ने की बात की तो गन्ने में भी भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, लेकिन गन्ने में भारत ब्राज़ील के बाद दूसरे स्थान पर है, लेकिन तिलहन में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। अगला बढ़ते हैं प्रमुख तिलहन फसलें कौन कौन सी हैं। तो हम जानते हैं तिलहन फसलों में मूंगफली आता है, सरसों आता है, अरंडी आता है, सोयाबीन आता है, नारियल आता है, तिल आता है और अलसी भी आता है, सूरजमुखी भी आता है। तो इस प्रकार से प्रमुख तिलहन फसलें हैं मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, अलसी और सूरजमुखी, जो कि भारत की प्रमुख तिलहन फसलें हैं। बढ़ते हैं अगली फसल चाय की तरफ।
चाय की खेती भारत में रोपण कृषि का उदाहरण है और हमने बात की थी 3 प्रकार की कृषि, जिसमें कि सबसे पहली थी प्रारंभिक निर्वाह खेती, उसके बाद में गहन जीविका निर्वाह खेती और तीसरी वाणिज्यिक फसल। और वाणिज्यिक फसल का ही एक प्रकार था रोपण खेती, रोपण कृषि। तो चाय क्या है? रोपण कृषि का एक उदाहरण है जो भारत में बोई जाती है और यह मुख्य रूप से असम और पश्चिम बंगाल में बोई जाती है। तो हम बात करते हैं, महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है चाय और शुरुआत इसकी होती है जब भारत में अंग्रेज़ आते हैं और अंग्रेज़ ही भारत में चाय की फसल लेकर के आते हैं। तो शुरुआत में अंग्रेज़ भारत में इसको लेकर के आए थे। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर किस प्रकार के मौसम की आवश्यकता होती है? तो वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। तो हमने बात की चाय की, जो कि एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है और रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। चाय एक श्रम सघन उद्योग है। श्रम सघन उद्योग है अर्थात इसमें वर्ष भर बहुत सारे श्रमिकों की आवश्यकता होती है और सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से इसके लिए पर्याप्त मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम होना चाहिए। चाय के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में यदि हम बात करें तो हमने बात करी थी, असम इसका एक प्रमुख उत्पादक राज्य है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, साथ ही साथ तमिलनाडु और केरल भी इसके उत्पादक राज्य हैं। तो इस प्रकार से भारत में चाय का उत्पादन असम में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, केरल में होता है और तमिलनाडु में भी होता है। विश्व में स्थान की यदि बात करें तो हम कहेंगे यहाँ पर भी भारत दूसरे स्थान पर है और चीन का स्थान जो है पहला है, यानी कि चाय के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। तो हम बात करेंगे 2017 के आंकड़ों की। 2017 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। अब बढ़ते हैं हम अगली फसल की तरफ, जो कि है कॉफ़ी। तो कॉफ़ी भी क्या है? तो बच्चों, कॉफ़ी भी एक प्रमुख पेय पदार्थ है और भारत में जिस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन होता है उसे अरेबिका कहते हैं और यह प्रमुख कॉफ़ी जो है इसकी विश्व में बहुत ही ज़्यादा मांग भी है। तो बात करते हैं कॉफ़ी की। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है, यानी कि जिस कॉफ़ी का उत्पादन भारत में होता है उसकी गुणवत्ता बहुत ही अच्छी है और उसकी पूरे विश्व में मांग भी रहती है। भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन होता है? तो बच्चों, अरेबिका किस्म की कॉफ़ी जो है भारत में उत्पादित की जाती है, जो कहाँ से लाई गई थी? तो बच्चों, यहाँ यमन से लाई गई थी। इसकी खेती कहाँ पर होती है? तो इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास में होती है। कर्नाटक में, केरल और तमिलनाडु में इसकी खेती होती है। तो हमने बात की कॉफ़ी की। अब हम बात करते हैं बागवानी फसलों की। तो बच्चों, बागवानी फसलों के अंदर हम फलों और सब्जियों की बात कर सकते हैं और फलों और सब्जियों में भारत जो है वह दूसरे स्थान पर ही है। तो बात करते हैं बागवानी फसलें। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध में है, दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। भारत विश्व की लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। तो विश्व में जितनी भी सब्जियां उत्पादित होती हैं उसमें से 13% भारत में उत्पादित की जाती हैं। और यदि हम विश्व में स्थान की बात करें तो विश्व में 2017 का जो आंकड़ा है उसके अनुसार भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा फलों और सब्जियों का उत्पादक देश था। तो इस प्रकार से इसमें भी भारत जो है कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर चीन ही फलों और सब्जियों का उत्पादन करता है। तो विश्व में भारत का दूसरा स्थान हो जाता है जब हम बागवानी फसलों की बात करते हैं और फलों और सब्जियों की बात करते हैं। बढ़ते हैं आगे अखाद्य फसलों की बात करते हैं। अखाद्य फसलें जो कि खाने के प्रयोग में नहीं आती हैं, अन्य चीज़ों में जिनका इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे पहले हम बात करते हैं रबड़ की। तो शुरुआत करते हैं रबड़ से। रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है और यह फसल जो है विशेष परिस्थितियों में बोई जाती है। उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में यह उगाई जाती है। यदि वर्षा की बात करें तो इसके लिए बहुत ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता होती है। तो रबड़ के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और यदि हम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की इसके लिए आवश्यकता होती है। तो वर्षा की भी अधिकता है और तापमान भी 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास का इसके लिए चाहिए होता है। यदि हम बात करें उत्पादक क्षेत्रों की
तो रबड़ के जो उत्पादक क्षेत्र हैं वो कौन से हैं? तो बच्चों केरल में रबड़ का उत्पादन होता है और तमिलनाडु में रबड़ का उत्पादन होता है, कर्नाटक में भी रबड़ का उत्पादन होता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आपके रबड़ का उत्पादन होता है और मेघालय में गारो पहाड़ियों में भी रबड़ को उगाया जाता है। तो इस प्रकार से रबड़ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की हमने बात की। बढ़ते हैं आगे, रेशेदार फसलों की बात करते हैं। तो इनमें कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो रेशेदार फसलों में कपास आता है, जूट आता है, सन आता है और रेशम आता है। तो बात करते हैं रेशेदार फसलों में कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। ये भारत की जो प्रमुख रेशेदार फसलें हैं, भारत की 4 प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। इसमें से भी जो प्रथम 3 हैं, कपास, जूट और सन, ये जो हैं 3 फसलें मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त की जाती हैं, लेकिन प्राकृतिक रेशम जो है वह कीड़ों से उत्पादित होता है। तो हम बात करेंगे पहली 3 कपास, जूट और सन जो है वह मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है, और जो चौथी है यानी कि प्राकृतिक रेशम जो है वह कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। तो रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है। तो हमने बात की रेशेदार फसलों की। इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कपास की। तो रेशेदार फसलों में कपास एक मुख्य फसल है और भारत जो है कपास का मूल उत्पादन क्षेत्र माना जाता है। तो भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। और यदि हम विश्व में स्थान की बात करें तो 2017 के आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा कपास का उत्पादन देश करता है। तो यदि हम कपास की बात करें तो भारत इसमें पुनः दूसरे स्थान पर है, और प्रथम स्थान पर कौन है? प्रथम स्थान पर फिर से इस बार हम चीन को ही देखते हैं, और चीन जो है कपास में विश्व में प्रथम स्थान पर है। यह एक खरीफ की फसल है। तो हमने शस्य ऋतुओं की बात की थी कि भारत में 3 शस्य ऋतुएं पाई जाती हैं, रबी की, खरीफ की और जायद की। तो खरीफ के अंतर्गत कपास की फसल आती है, जिसके उत्पादन के लिए दक्कन पठार के शुष्क भागों में काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। तो हमने पढ़ा था काली मिट्टी में मुख्य रूप से कपास की खेती होती है और दक्कन के पठार में कपास की खेती मुख्य रूप से की जाती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, हल्की वर्षा की और सिंचाई की आवश्यकता होती है। 210 पाला रहित दिन इसके लिए आवश्यक होते हैं और खिली धूप की आवश्यकता भी इसमें होती है। तो हमने बात की कपास में किस प्रकार की वर्षा की आवश्यकता होती है और किस प्रकार का तापमान आवश्यक होता है। उत्पादक राज्यों की यदि हम बात करें तो कपास का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो बच्चों कपास के उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश है। और यह सभी जो हैं या तो दक्कन पठार या फिर काली मिट्टी के क्षेत्र हैं। तो इस कारण जो है काली मिट्टी जो है कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है और दक्कन के पठार में कपास की खेती मुख्य रूप से होती हुई दिखती है। इसके अलावा यदि हम बात करें जूट की खेती, जो कि एक अन्य रेशेदार फसल है, तो वह क्या है? तो बच्चों जूट की फसल के अंदर हम कहेंगे जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए सुनहरा रेशा कौन सी फसल है, तो सुनहरा रेशा जूट की फसल है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, यानी कि जहाँ पर बाढ़ आई होती है वहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी होती है वहीं पर कौन सी फसल बोई जाती है? तो बच्चों वहाँ पर जूट की फसल बोई जाती है, क्योंकि वह मिट्टी जो होती है उर्वरक मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। जहाँ हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है वहाँ पर जूट की फसल बोई जाती है। उत्पादक राज्यों में यदि हम बात करें तो जूट के जो उत्पादक राज्य हैं तो वह हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय। ये जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। यदि हम बात करें जूट का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए होता है, किन किन चीज़ों के निर्माण में जूट का उपयोग किया जा सकता है, तो हम कहेंगे जूट के माध्यम से बोरियों का निर्माण होता है, चटाई का निर्माण होता है, रस्सियाँ बनती हैं, तंतु और धागे बनते हैं, गलीचे बनते हैं और दस्तकारी की वस्तुएं भी जूट से ही बनती हैं। तो हमने बात की रेशेदार फसलों के रूप में एक प्रमुख फसल जूट की फसल।
तो यह है आपके जूट की फसल। तो बच्चों, इस भाग में हमने देखा कि भारत में खाद्यान्न फसलों के अलावा अन्य प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, जिसमें कि हमने कुछ रेशेदार फसलों की बात भी की। मिलते हैं इस अध्याय के अगले भाग में। धन्यवाद।